हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टीवी। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 40। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं उन सारे प्रश्नों को जो इस सेट में है। जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह डैश का एक उदाहरण है। यह उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं होती है उन सबको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये इस सीरीज के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो एक बार फिर से आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे ताकि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, ये सारी जो भौतिक घटनाएं हैं यहाँ पर होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। अवतल दर्पण में तो वैसे हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन है अवतल दर्पण में, जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो भी साइज में बड़ा होता है। हमें बताना है आभासी के साथ अत्यधिक छोटा। तो जो भी यहाँ पर अवतल दर्पण वाला है विकल्प, उन सारे को आप डिलीट कर दो। देखो, अवतल दर्पण यहाँ पर है, अवतल दर्पण यहाँ पर है, अवतल दर्पण यहाँ पर है। अवतल दर्पण में आभासी के साथ बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा नहीं बनता है। उत्तल दर्पण का काम है, उत्तल दर्पण का काम है हमेशा 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 आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाना। उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां होती है, उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां होती है। एक होता है हमारे पास अनंत, है ना, एक अनंत, और दूसरा होता है अनंत और ध्रुव के बीच में। अगर आप अनंत पर डालोगे तो प्रतिबिंब जो है पॉइंट साइज का बनेगा, और अगर आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी डाल दो तो प्रतिबिंब जो है स्मॉल बनेगा। और दोनों ही जो प्रतिबिंब होते हैं वो आपके होते हैं आभासी, दोनों ही आपके वर्चुअल होते हैं, दोनों ही आभासी होते हैं। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें किसका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कुंडली है और वो कुंडली घूम रही है तो क्यों घूम रही है? क्योंकि उसके ऊपर बल लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बी हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी आपको बल की दिशा निकालनी हो आप लगाएंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि 5 ओम के एक प्रतिरोधक से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके साथ श्रेणी में संयोजित 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध से प्रवाहित धारा डैश होगी। देखो, हमारे पास क्या है कि दो रेजिस्टर्स हैं, दो प्रतिरोधक हैं, एक 5 ओम का है और दूसरा 10 ओम का है। 5 ओम वाले से बोला है कि 6 एम्पियर की धारा जो है फ्लो हो रही है। तो बताओ 10 ओम वाले से कितनी धारा प्रवाहित होगी। ये 10 ओम वाला जो प्रतिरोधक है ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है 5 ओम वाले के साथ, तो क्योंकि श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो दोनों में समान ही धारा प्रवाहित होगी। तो आंसर हमारा 6 एम्पियर ही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधक लगे होते हैं तो उन सारे से समान ही धारा प्रवाहित होती है। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती है तो उनका रंग बदलकर डैश हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग याद रखना है आपको, ये ब्लू होता है। इसमें देखो डाला गया लोहे की कील। लोहे की कील पहले वाइट थी, चमकीली थी, धीरे 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 क्या है कि वो ब्राउन कलर की हो जाती है ना। हमारा आंसर यहाँ ब्राउन हो जाएगा। हमसे लोहे की कील के रंग के बारे में पूछा है, ठीक है, कील के रंग के बारे में पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। वो ब्राउन हो जाती है। ब्राउन क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, ये कॉपर सल्फेट का यह जलीय विलयन है, इसमें हमने आयरन नेल को डाला, तो यहाँ पर जो आयरन है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ पर ये कॉपर को विस्थापित करके और अपना विलयन जो है ये आयरन बना लेगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो ये जो कॉपर विस्थापित हुआ ये कैसे हुआ? आयरन के ऊपर ये जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो कॉपर जो है ये ब्राउन कलर का होता है और ये आयरन के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आयरन का कलर है वो पहले से चेंज होकर के ब्राउन कलर का हो जाएगा। और ये जो विलयन है जो कि पहले नीले रंग का था, अब ये विलयन जो है आयरन सल्फेट का हो चुका है, फेरस सल्फेट का हो चुका है। तो ये जो है ना ये हल्का हल्का हरे रंग का, पेल ग्रीन कलर बोल सकते हो। या फिर आ जाएगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये मलिन हो जाता है, यानी नीला रंग जो है वो फेड हो जाता है, वो गायब हो जाता है।
इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? अब देखो, अगर हमें संयोजकता चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। बाह्यतम कोश में देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं संयोजकता को पता करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो? ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बंद ना हो। तो क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर आप जानते होंगे कि कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, है ना, उपास्थि वलय होते हैं जो उसे कोलैप्स होने से बचाता है। तो वायु मार्ग में उपस्थित उपास्थि वलय यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग बंद ना हो। वायु मार्ग में उपस्थित गॉबलेट कोशिका श्लेष्मा का स्राव करती है, यानी कि म्यूकस का स्राव करती है। वायु मार्ग में उपस्थित पक्षमाभ कोशिकाएं यानी कि सिलियरी सेल्स जो होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, श्लेष्मा को साफ करने में मदद करती है। और इसी श्लेष्मा से जो धूल कण होते हैं या जो सूक्ष्म जीव है जो हम सांस लेते हैं, उन हवाओं के माध्यम से हमारे बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो इसमें चिपक जाते हैं श्लेष्मा में। क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? आपसे सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि जो X क्रोमोसोम होता है, जो X क्रोमोसोम होता है और Y क्रोमोसोम होता है, उन्हें देखने पर कोई भिन्नता होती या नहीं होती। अगर ऐसा पूछा जाता तो हम ये बोलते कि हाँ, जो X क्रोमोसोम होता है वो बड़ा होता है साइज में Y क्रोमोसोम से। हमसे यहाँ पर स्पर्म के बारे में पूछा है, हमसे यहाँ पर स्पर्म के बारे में पूछा है कि जो X क्रोमोसोम रखने वाले शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, और जो Y क्रोमोसोम रखने वाले शुक्राणु होते हैं, क्या इनमें कोई भिन्नता होती है देखने पर? तो इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है देखने पर, नहीं उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको यहाँ पर V निकालना है, और प्रकृति निकालने के लिए कभी पूछ दे कि प्रकृति चाहिए हमें, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति चाहिए कि वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, या फिर वो वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब की प्रकृति है कि वास्तविक है या उल्टा है, छोटा है या बड़ा है। तो जब भी प्रकृति बोल दे मतलब आपको आवर्धन चाहिए। कौन सा लेंस है यहाँ पर? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। तो जो F है हमारा वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, यानी कि जो वस्तु दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, तो वस्तु दूरी तो हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर V निकालेंगे। उसके बाद आपके पास V भी होगा, U भी होगा, तो वहाँ से आप M निकाल सकते हैं। -V में U से M निकाल सकते हैं। तो देखिए लेंस फार्मूला हम लगाएंगे। F के जगह पर हम लोग -30 सेंटीमीटर डालेंगे, -30 डालेंगे। U के जगह पर हम लोग -60 डालेंगे। सॉल्व करेंगे तो V हमारा आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। जब हमारे पास U है, V है, तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आवर्धन फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस के लिए M = V/U, ये लेंस के लिए आवर्धन सूत्र है। अब हमारे पास V है जो कि -20 सेंटीमीटर आया है, U है जो कि हमें सवाल में दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ से 1/3 आएगा। अब देखो यहाँ जो आवर्धन है वो 1 से छोटा है, जो आवर्धन का मान है वो 1 से छोटा है। तो जैसे ही आवर्धन 1 से छोटा आ गया मतलब जो प्रतिबिंब है वो छोटा है ना, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। और आवर्धन का अगर हम चिन्ह देखें, है ना, इसका जो है हम चिन्ह देखें, साइन देखें, तो जो आवर्धन है इसका चिन्ह धनात्मक है। तो अगर धनात्मक है चिन्ह तो जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, सीधा है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो V -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा, B हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्रकृति पूछ दे बनने वाले प्रतिबिंब का, तो M का आप देखेंगे मैग्नीट्यूड देखेंगे, और उसके बाद M का आप देखेंगे चिन्ह, साइन देखेंगे। मैग्नीट्यूड से पता लगेगा कि प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना, साइन से पता लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बना या वास्तविक बना, या फिर बोल दो सीधा बना या उल्टा बना। H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता? तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में ये सारे जो धातु होते हैं वो जनरली रिएक्टिव होते हैं, और इन सब को प्राप्त करने के लिए
इन सारे धातुओं को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इन सब को प्राप्त करने के लिए इनके ऑक्साइड से कार्बन के द्वारा अपचयन करवाया जाता है, और ये दोनों जो होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो ये नेचर में जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो हमसे पूछा है कि इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उसके ऑक्साइड के अपचयन के लिए, तो आंसर हमारा कैल्शियम हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? वैद्युत अपघटन करवाया जाएगा। इन सारे के लिए वैद्युत अपघटन करवाया जाएगा। इन सब को प्राप्त करने के लिए कार्बन के द्वारा अपचयन करवाया जाएगा, और ये तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो देखो, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी में जो ग्लूकोज होता है ये सबसे पहले टूटता है पाइरुवेट में। इसी को हम लोग पाइरुविक एसिड बोलते हैं। ये जो पाइरुवेट है ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, और ग्लूकोज आप जानते हो 6 कार्बन वाला यौगिक है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये क्या है कि अवायवीय प्रक्रिया है, तो कोशिका द्रव्य हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो स्टेप होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें होगा। जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो है हम लिखते हैं H = I² R × T। तो यहाँ जो H है वो समानुपाती है I² के, H जो है समानुपाती है प्रतिरोध के, H जो है समानुपाती है समय के। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करवाओगे उतनी ज़्यादा ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगी, जितने देर के लिए करवाओगे उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा उतना ही ज़्यादा जो है उत्सर्जित होगी। तो धारा के वर्गमूल हमारा आंसर, माफ करिएगा, धारा के वर्ग, डी हमारा आंसर। ठीक है, डी हमारा आंसर, धारा के वर्ग। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? जो गोंद होता है ये पादपों में वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट है, प्लांट के अंदर ये वेस्ट है। तो यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। पौधों के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो उसमें ये अतिरिक्त जल होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन होती है, रेजिन है, गोंद है, ये सारे जो उत्सर्जी पदार्थ हैं। जो भी अतिरिक्त जल होगा प्लांट के अंदर उसका वो निष्कासन कर देते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। कुछ अपशिष्ट पदार्थ को वो स्टोर करके रखते हैं किसमें? वैक्यूल में, सेंट्रल वैक्यूल में। जो रेजिन है, गोंद है, ये भी अपशिष्ट उत्पाद है पादपों के अंदर, जो कि पुराने जाइलम में संचित होते हैं। और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ये प्लांट के अंदर जो है होने वाले एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में है। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्यदल का क्या होता है? निषेचन के बाद आप जानते होंगे कि जो अंडाशय है ये तो फल बन जाता है, जो बीजांड है बीज बन जाता है। इसके अलावा जो भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे कि बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, ये सारे मुरझा करके गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाह्यदल है वो रह जाता है, बाकी सारे झड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारे जो है झड़ जाते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर ए हो जाएगा। बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। ये ए हमारा आंसर है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि कभी कभी बाह्यदल जो है वो नहीं झड़ता है, बाकी सारे जो है झड़ जाते हैं। बेंजीन में मौजूद द्विव आबंध की संख्या डैश होती है, डबल बॉन्ड की संख्या डैश होती है। तो ये बेंजीन की संरचना है, इसमें डबल बॉन्ड की संरचना देख लो और डबल बॉन्ड की संख्या देख लो, 3 है। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। ये जो ए विकल्प में है ये है अपघटन, है ना, या फिर वियोजन। ये अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये है आपका द्विविस्थापन। ये है द्विविस्थापन, ए आंसर। ये देख लो, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 हमारे पास जो है अभिकारक है, मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये है संयोजन। उसके बाद ये दोनों तो सेम ही है, सी और डी, ये दोनों तो सेम ही विकल्प है। चलो कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो बी है। बी हमारा राइट आंसर। यहाँ देख लो अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का, तो ये अवक्षेपन अभिक्रिया भी है। कार्बन यौगिकों जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। कार्बन यौगिक में जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो ये है सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। ए हमारा आंसर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्केन। और असंतृप्त वाले में एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन भी असंतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताएं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो धात्विक गुण हैं ये आपके बढ़ते हैं ऐसे, आवर्त में दाएं से बाएं आने पर और समूह में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, जो मेटालिक कैरेक्टर है ये इंक्रीज होता है आवर्त में दाएं से बाएं आने पर और समूह में ऊपर से नीचे आने पर। टॉप टू बॉटम ये है राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर ये देखो आप, जो जर्मेनियम है ये तो उपधातु है, तो जो उपधातु होंगे उनके अंदर धात्विक गुण जो है धातु से तो कम ही होंगे ना। लेकिन यहाँ देखो गैलियम से ज़्यादा जर्मेनियम का बता दिया गया है कि धात्विक गुण है, तो ये गलत हो जाएगा। जर्मेनियम को गैलियम से पहले होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर सी में देखो जो आर्सेनिक है ये भी क्या है, उपधातु है। देखो सबसे ज़्यादा बताया है कि धात्विक गुण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी में देखो ये जो जर्मेनियम और आर्सेनिक है, जर्मेनियम आर्सेनिक, पहले जर्मेनियम उसके बाद आर्सेनिक आता है, एक ही आवर्त में जर्मेनियम के ठीक बाद जो है आर्सेनिक आता है। तो जो हमारा ट्रेंड कहता है वो ये कहता है कि जर्मेनियम के पास धात्विक गुण जो है ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आर्सेनिक के बाएं साइड में है ना। अगर इस ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर जर्मेनियम है और यहाँ पर आर्सेनिक है, तो इस हिसाब से जर्मेनियम के पास धात्विक गुण ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखो बताया गया है कि जर्मेनियम का धात्विक गुण कम है आर्सेनिक से, तो ये भी कट जाएगा, बचा हमारा ऑप्शन बी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो आवर्त सारणी में निहार सकते हो। देखो यहाँ पर जर्मेनियम उपधातु है तो सबसे कम जो है इसके पास धात्विक गुण है। सीजियम देखो यहाँ पर है, यहाँ पर, तो आवर्त में हम ऐसे आएंगे, ऐसे धात्विक गुण बढ़ा, फिर ऊपर से नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ा, तो सीजियम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेटालिक है। उसके बाद देखो स्कैंडियम है, आपके पास स्कैंडियम यहाँ है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, गैलियम है, गैलियम इधर आ जाओ, ये गैलियम रहा और तब जाकर के जर्मेनियम है। तो हम ऐसे आएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा, ऐसे आएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था, ऑप्शन को छांटते जाओ। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस बताते हैं वो फिक्स होता है। हमने बोल दिया कि 50 ओम का रजिस्टर है तो 50 ओम का ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर 60 ओम का है तो 60 ओम का ही रहेगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और उस वाले रजिस्टर को जो है हम लोग सिंपली ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। फिक्स होता है सर्किट में, हम जितना रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा देंगे वो फिक्स होगा। और रेजिस्टेंस से करंट जो है कंट्रोल होता है। ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, अगर कम प्रतिरोध हुआ तो ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और उसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, ये सिंबल होता है। ठीक है, इसी के बीच में ऐसे एक तीर लगा दो तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। इसमें हम जब चाहेंगे तो प्रतिरोध को 50 ओम कर देंगे, फिर उसी डिवाइस से हम 60 ओम कर देंगे, उसी से हम चाहे तो 20 ओम कर देंगे। तो ऐसे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, मीन्स हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का मतलब हम लोग करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसे हम लोग धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टैट, है ना। डी हमारा आंसर हो जाएगा। धारा नियंत्रक बोल दो या फिर परिवर्ती प्रतिरोध बोल दो, रियोस्टैट बोल दो, बात एक ही है। ये सिंबल है, ये ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सिंबल देकर के बताओ ये किसका सिंबल है। 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का f फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 f की दूरी पर रखा गया है। यानी कि वस्तु दूरी 3.5 f है, फोकस दूरी f है और सिक्के की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन यानी कि m बताना है और हमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसका व्यास बताना है, यानी कि हमें hi बताना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए। तो इस सवाल में देखो क्या सब आपको दिया हुआ है। फोकल लेंथ आपको f दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो हम लोग f को लेंगे ऋणात्मक। u हमारे पास जो है 3.5 f है, यहाँ पर कर दो 3.5 f, 3.5 f है। u हम निगेटिव लेते हैं तो -3.5 f और वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप चाहो तो बारी बारी से कर सकते हो ऐसे, पहले आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, वहाँ पर आप f डालो, u डालो, v निकालो,
ऐसे भी आप निकाल सकते हो। या फिर हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला याद है तो इन दोनों को उठा लिया, एफ की जगह पर माइनस एफ डाला, वी हमें चाहिए, एफ की जगह पर यहाँ पर माइनस एफ डाला, फिर यहाँ पर देखो एफ की जगह पर माइनस एफ डाला, एफ की जगह पर माइनस एफ डाला और यू की जगह पर देखो माइनस 3.f डाला, सॉल्व किया, वी का मान जो है ये आया। अब यहाँ पर आपके पास जो है u भी है f के टर्म में, v भी है f के टर्म में, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, m इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिख लेना, माइनस वी बाई यू होगा क्योंकि ये दर्पण है ना। तो v के जगह डालेंगे माइनस 7f बाई 5, माइनस 7f बाई 5 और u की जगह डालेंगे 3.5f। तो हमारा जो ये आवर्धन निकल करके आएगा वो निगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है, निगेटिव -2/5। अब आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। तो जो आवर्धन हमारे पास निकला -2/5 उसको हम यहाँ पर डालेंगे, HI हमें चाहिए, HO जो है हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से -4 सेंटीमीटर हमारे पास निकल करके आएगा। HI जो है देखो निगेटिव है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, तो हमें चाहिए यहाँ पर आवर्धन और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन 2/5 और प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, बी हमारा आंसर। जो मैंने यहाँ पर ये किया है ना, ये ना करके आप ये भी कर सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f की जगह पर माइनस f डालो, u की जगह पर यहाँ पर आप डालो कितना -3.f, यहाँ से v आ जाएगा निकल करके -7f/5। बात एक ही है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोश के शैवाल, ये याद रखना है आपको, जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक कोश के शैवाल है, जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं। अब देखो एक कोशिकी है, मात्र एक कोशिका है, अंग वंग तो है नहीं, तो ऑक्सीजन अगर लेना हो तो भी विसरण के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकालना हो तो भी विसरण के जरिए, पानी बाहर निकालना हो तो ऑस्मोसिस के जरिए, ये डिफ्यूजन के जरिए, ये डिफ्यूजन के जरिए, पानी निकालना हो या पानी लेना हो तो ये ऑस्मोसिस के जरिए। वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, विसरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत नहीं है। गैर पारंपरिक होना चाहिए और नवीकरणीय भी होना चाहिए। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो पारंपरिक स्रोत है और अनवीकरणीय स्रोत है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये गैर पारंपरिक के साथ साथ नवीकरणीय भी है। यहाँ मैंने सब लिख दिया हुआ है, पारंपरिक और अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन, पारंपरिक लेकिन नवीकरणीय, यहाँ पारंपरिक के साथ अनवीकरणीय है, यहाँ पारंपरिक है लेकिन वो नवीकरणीय है, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सारे। उसके बाद देखो गैर पारंपरिक के साथ अनवीकरणीय कौन है, नाभिकीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, ये सारे। कुछ किताबों में नाभिकीय ऊर्जा को यहाँ रखा जाता है इस वाले में। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट में जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। हमारे पास देखो V है, हमारे पास I है, शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू में I, V की जगह पर 220, I की जगह पर 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 110, 105 × 10 10 से 11 110 वाट। डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। ये सल्फर है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब यहाँ से सल्फाइड आयन बन गया, सल्फाइड आयन के ऊपर जो है -2 चार्ज होता है। अब इसके ऊपर जो है -2 चार्ज कैसे आया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन को लेना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ये देखो सल्फर जो है अकेला है तो इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, बाद में ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या अगर घट रही है मतलब अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है तो बोलेंगे कि उपचयन हो रहा है। तो अगर कोई 0 से -2 में जाए तो रिडक्शन हो जाएगा, अगर कोई -2 से 0 में आए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हमसे सवाल में बोला है कि सल्फर से सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन जो है निगेटिव आयन होता है, तो S के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 0 से -2 में गया तो यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलय है। पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये बेरियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, बेरियम ब्रोमाइड है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इसका जो जलीय विलयन है और बेरियम आयोडाइड का जो जलीय विलयन है, इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पर
पोटेशियम आयोडाइड का तो जलीय विलयन बनता है, लेकिन इसी विलयन में जो है बेरियम ब्रोमाइड का अवक्षेप बनता है। ये देखो S है, अवक्षेप बनता है, तो बेरियम ब्रोमाइड हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर देखो प्रेसिपिटेट भी बना है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 40 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।